नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषि और आप सुन रहे हैं रेड फोन पॉडकास्ट विथ ऋषि। दोस्तों, आज हमारे साथ जो अतिथि हैं, आप अविनाश मिश्र जी हैं। कवि हैं, आप उपन्यासकार हैं और हिंदवी और सदा नीरा, ये दो जो वेबसाइट हैं इसके आप संपादक भी हैं। आपकी 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 3 उपन्यास भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। बाकी जो हमारा जो हिंदी साहित्य का समाज है, जो हिंदी की दुनिया है, उस दुनिया में अविनाश मिश्र को अब नहीं जानने वाले हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। खूब अच्छी तरह से लोग इनको जानते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप सक्रिय रहते हैं। बहुत उम्र नहीं है आपकी, आप 40 के आसपास हैं, लेकिन आपकी प्रसिद्धि जो है वो काफ़ी है। तो अविनाश जी, आपका रेड फोन स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। बातचीत शुरू करते हैं जी। सदा नीरा जो आपका जो ई मैगजीन है, उसको क्या कहेंगे हम? वो प्रिंट में भी है, अभी भी है। वो पहले प्रिंट में ही थी जी। फिर 2016 में उसका एक नियमित हम लोगों ने ऑनलाइन उपक्रम शुरू किया जी। तो वो अब कंटिन्यू है। अब जो पत्रिका है वो तो कोविड में बाधित रही जी। और अभी लगभग साल में 2 से 3 अंक उसके आते हैं जी। बाकी वो रेगुलर है उसका, बहुत वेब एडिशन रेगुलर। वेब एडिशन आपने उस वेबसाइट के परिचय में एक वाक्य लिखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी की सुनसान में घमासान की एक दुनिया हम खड़ी कर रहे हैं। मैं अपने हिंदी श्रोताओं, अपने हिंदी भाषी समाज, हिंदी साहित्य की दुनिया के लोगों के सामने ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सुनसान और घमासान 2 शब्दों का आपने जो जिक्र किया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आप अधूरा कोट कर रहे हैं उसको दरअसल, लेकिन आपने जिस हिस्से को लिया है उस पर भी बात करेंगे। वो पूरा है कि हम ना संस्थान है ना प्रतिष्ठान। अच्छा, हिंदी के सुनसान में घमासान की दुनिया हम खड़ी कर रहे हैं, कुछ इस तरह था जी। तो संस्थान प्रतिष्ठान ये तुक है उसमें, और फिर उसी में सुनसान और घमासान आता है। तो जब हिंदी में सदा नीरा का स्पेस हमने क्रिएट किया ऑनलाइन, तो ब्लॉगिंग का दौर तो आप जानते ही होंगे कि एक समय खूब लोकप्रिय रहा हिंदी में। ब्लॉगिंग ख़त्म हुई जब फेसबुक पर बहुत लंबा लिखने का एक स्पेस मिला कि फेसबुक पे आप कितना भी लंबा आलेख अपना पोस्ट कर सकते थे। उस समय पे ब्लॉग का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स कन्वर्ट हुई जो पहले ब्लॉग थे, जैसे समालोचन, जानकी पुल। लेकिन हमने ये देखा कि समालोचन को अगर हम एक तरफ रख दें तो बाकी हिंदी में जो भी वेबसाइट्स थीं जिन पे लिटरेचर प्रकाशित होता था, वो बहुत एस्थेटिकली बैड थी और उनमें कोई भी चयन, धर्मिता बहुत अच्छी नहीं थी, कोई उत्तेजना नहीं थी किस्म की। ऐसा नहीं लगता था कि हिंदी से मोहब्बत करने वाला कोई व्यक्ति उसको काम कर रहा है। तो एक सुनसान इस अर्थ में था वो, और कोई माहौल नहीं था। ऑनलाइन कोई मिलू नहीं था, जो भी था वो फेसबुक वगैरह पे था हिंदी साहित्य को लेकर, वेबसाइट्स पे नहीं था। उसकी कोई आर्काइविंग नहीं थी, डे टू डे जो आर्काइव होता है वो माहौल नहीं था। तो हमने क्या किया, सदा नीरा में इस पर एक विशेष ध्यान दिया कि हम डे टू डे आर्काइव करेंगे। वो हमेशा बहुत सुंदरतम होगा और उसमें ज़रूरी नहीं है कि संपादक ही हमेशा मुखर होकर बोल रहा है। उसके पेज होंगे सदा नीरा के नाम से, जहाँ चीज़ें लगातार शेयर होंगी। तो इसलिए, और वो काफ़ी आक्रामकता थी उसमें। आपको अगर याद हो तो हमने एक कविता छापी थी जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे आलेख उस पर ऐसे छपे, कुछ रिपोर्ट्स छपी जिन पर विवाद हुआ। तो वो एक तरीके के इस सेंस में था कि सन्नाटा जो था हिंदी में उसको एक भंग करने की सेंस में इस वाक्य को रचा गया था। अच्छा, तो कामयाब हुआ। अब तो काफ़ी ठंडा है वो। अच्छा, अब हमने चूँकि अपना उद्देश्य लगभग पा लिया, क्योंकि कुछ स्पेस नए क्रिएट हुए। उसके बाद हिंदवी ही लॉन्च हुआ 2020 में, जिससे भी मैं जुड़ा रहा और अभी भी हूँ। तो हिंदवी के आने के बाद तो लगभग चीज़ें बहुत बदली हैं। तो अब लगभग वो सदा नीरा की जो पंच लाइन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, उतनी प्रासंगिक अब नहीं रह गई है। उस जो घमासान है वो किस अर्थ में घमासान मैं कह तो रहा हूँ सन्नाटा तोड़ने के अर्थ में। जो सन्नाटा था हिंदी में कि सब अच्छी चीज़ों के ही पीछे भाग रहे हों, ऐसा नहीं था। एक सतही किस्म की पारस्परिकता थी जिसका विरोध हमने सोचा कि हम लोग करेंगे। तो इसलिए घमासान का शब्द था। और मैंने बताया कि वो तुक के उसमें भी आया है, सुनसान के साथ घमासान। घमासान मतलब होता है शोर शराबा, बहुत अच्छे अर्थों में। जो अच्छी चीज़ें हैं उनका भी शोर, और जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बताता हुआ शोर।
इस अर्थ में हमने घमासान का वहाँ प्रयोग किया। आपने हिंदवी का जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि हिंदवी अभी जहाँ है, जो उसकी लोकप्रियता है, जिस तरह से जुड़ाव है, उससे आप संतुष्ट हैं एक संपादक के नाते? नहीं, मैं तो एक उसमें हिस्सा हूँ हिंदवी का, मतलब पूरा दारोमदार मेरे ऊपर नहीं है। उसकी एक बड़ी IT टीम है, बड़ी सोशल मीडिया टीम है, डिजाइनिंग टीम है। हम लोग तो केवल कंटेंट का पक्ष देखते हैं। तो हिंदवी का जो भी विस्तार या जो भी उसकी लोकप्रियता आपको दिखती है, वो एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। तो उससे संतुष्ट तो हम लोग इस अर्थ में नहीं है कि हिंदी भाषी समाज बहुत बड़ा है और उसमें अगर हमारे 2.5 लाख लोग ही हमें जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर, या फेसबुक पर 2 लाख से कुछ कम, ट्विटर पे 50,000 के आसपास, तो ये हमें तो संतुष्टि नहीं देता है। और हम लोग लगातार मीटिंग्स में इस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एक बड़ी हिंदी ऑडियंस को और जोड़ पाएँ, जो कि जोड़नी चाहिए। जब हिंदी भाषा समझने वाले, हिंदी भाषा बोलने वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं, तो हमारे माध्यमों पर उसका बहुत छोटा प्रतिशत क्यों दिख रहा है? तो एक असंतुष्टि उसको लेकर है। हालांकि जो काम हम कर रहे हैं उसको लेकर संतुष्ट हैं कि हम चीज़ें ला पा रहे हैं। लोगों को जोड़ने का जो हमारा संघर्ष है, उसको लेकर संतुष्ट नहीं है। संगत का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अंजुम शर्मा जो कर रहे थे, और आप जैसा कह रहे हैं कि एक टीम है आप लोगों की, उस सिलसिला अचानक से बंद हो गया। और उस एपिसोड को देखते समय मैंने देखा कि ज़्यादातर जो औसत व्यूज है वो 10,000 या 5,000 का है। तो इतनी मेहनत के बाद, इतनी क्वालिटी रिसर्च ओरिएंटेड बातचीत के बाद भी ये व्यूअर संख्या बढ़ नहीं रही है। जबकि मैं देखता हूँ कि अगर एक बांग्ला की कहानी भी अगर यूट्यूब पे कोई पढ़ देता है तो एक सप्ताह में 10-15 हज़ार लोग उस कहानी को सुन लेते हैं। किसी व्याख्यान को डाल दिया जाता है तो 2-2.5 हज़ार लोग, नॉर्मल क्वालिटी का वो व्याख्यान है लेकिन बांग्ला के किसी लेखक कवि का वो है, तो उसको लोग सुन लेते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? 2 प्रश्न हैं आपके इसमें कि वो बंद क्यों हुआ और रीच कम है। जी, तो दोनों का जवाब, बंद तो वो नहीं हुआ क्योंकि एक सीजन हमने सोचा था 100 का करेंगे। अच्छा। और फिर अगला सीजन अगले 100 का करेंगे, या उसको देखेंगे कि संगत को आगे कैसे जारी रख सकते हैं। 100 का ही टारगेट था। अच्छा। तो 100 का पूरा होने के बाद एक विराम उसमें आया है। अब देखिए वो आगे किस तरह से उसका नया सीजन आता है। दूसरा प्रश्न आपका है रीच को लेकर, तो वो बात तो मैंने सही कहा ना आपसे, वो चिंता तो मैंने आपके इससे पूर्व प्रश्न में जताई कि इतनी बड़ी ऑडियंस है लेकिन वो हमारे प्रसार में क्यों नहीं साथ आ रही है, वो हमसे जुड़ क्यों नहीं रही है। 10,000 कोई बड़ी संख्या नहीं है, सच में नहीं है। एक हिंदी के और जो मंच हैं जिस पर कोई फूहड़ किस्म की चीज़ चल रही होती है, उस पर हम देखते हैं मिलियंस में व्यू हैं। तो वो चिंता तो है, और शायद इसलिए कि वो बहुत गंभीरता के साथ हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन उसको करते हुए हमेशा ऋषि जी इस बात का हमने ध्यान रखा कि उसकी एक आर्काइवल वैल्यू है, जो कि नज़र भी आया। वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं। किसी राइटर के बारे में समझाना है तो आपने भी शायद अपने कैंपस में विश्वनाथ त्रिपाठी का एपिसोड एक बार दिखाया था। जी। तो ऐसा तो हो रहा है, तो वो उस अर्थ में हम कामयाब हैं और वो धीरे धीरे उसके व्यू बढ़ रहे हैं। हो सकता है अभी नहीं हो, 5 साल बाद उसमें एक सही संख्या नजर आए। तो वो तो जैसे हिंदी की किताबें बिकती हैं, जैसे हिंदी के आयोजनों में भीड़ होती है, उस आधार पे तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो सही संख्या है। कुछ इंटरव्यू लाख के आसपास भी गए हैं, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल का, मतलब मृणाल पांडे का 50,000, आलोक धनवे के 1 लाख तो नहीं गया, करीब 50। पुरुषोत्तम और मृणाल पांडे के लगभग 1 लाख के आसपास अब बढ़ गए होने वाले हैं। जी जी। अच्छा, तो मेरा ध्यान जा रहा है कि ये जो क्या एवरेज संख्या जो आपने बताई है वो लगभग 10 से 20 हज़ार के बीच ही है। वो ठीक है। तो जो सुनसान वाली जो बात मैं कह रहा हूँ, ये उस सुनसान को थोड़ा, उस शब्द के अर्थ को थोड़ा और हम व्यापक कर दें तो यहाँ भी वो आता है क्या कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हिंदी बोलने वाले की संख्या 100 करोड़ के आसपास है और दूसरी तरफ 10,000 का व्यू हो रहा है एक क्वालिटी रिसर्च बेस्ड इंटरव्यू का। सुनसान है वही तो। लेकिन इस अर्थ में है कि पहले तो ये चीजें हो ही नहीं रही थी ना। पहले कहाँ आपको इंटरव्यू मिलते थे। हाँ, जी जैसे यूट्यूब तो मान लीजिए 2008 या 9 से हिंदी भाषी समाज में काम कर रहा है ना। तो लेकिन ऐसी सीरीज आने में आपको 12 साल लग गए, 14 साल लग गए। तो वो तो एक समस्या ही है ना। सुनसान तो था, तो वो सुनसान इस अर्थ में खत्म हुआ है कि अब चीजें हैं, अब उन चीजों तक लोगों को लाना है। ये काम बड़ा है। जी जी। पहले तो था ही नहीं, तो लोगों को लाके आप क्या देते हैं ही नहीं।
अब केदार जी चले गए, मंगलेश जी चले गए, विष्णु प्रभाकर चले गए, कुंवर नारायण चले गए, पंकज सिंह चले गए, नीलाभ चले गए, कोई इंटरव्यू ही नहीं है अच्छा इनका। कुछ एक आध दो गुफ्तगू पर इरफान जी ने किए थे, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं है किसी का अच्छा इंटरव्यू जो खुले मन से किया गया हो। बहुत सारे सरकारी एक इस तरह के कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन उनसे तो कोई किसी किस्म की ताजगी महसूस नहीं होती। हमने सदा नीरा की बात की, हमने हिंदवी की बात की। अब मैं ये जो बेला नाम से जो एक उपक्रम है, ये क्या है, ये जरा बताइए, इसमें क्या, इसका मकसद क्या है? ये हिंदवी का एक वही डे टू डे जो हमारा रहता है कि हम डे टू डे कल्चर को डिस्कस करें हिंदी में, और हिंदी से बाहर क्या हो रहा है, इसके लिए हमें ज़रूरत थी। वो हिंदवी चूँकि एक आर्काइवल उसका स्वरूप है, तो उसमें वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो एक अखबारी, जैसे अखबार में एक फीचर जी हाँ हिस्सा होता है, उस तरह से एक बेला का हमने शुरू किया है, जिसमें से 1 से 2 पोस्ट हम रोज करते हैं, बताते हैं कि कोई इवेंट हो रहा हो, क्या हो रहा हो। बाकी हिंदी में जो गद्य की नई उड़ाने हैं, नए लोग जो गद्य लिखते हैं, ललित निबंधात्मक, उसको स्पेस देते हैं। कहानियां हैं, उसमें कविता नहीं है। कोई नहीं रहा, उस पर एक प्रोफाइल उसका देना। हाँ। तो इस कोशिश के पीछे है नई पीढ़ी को जोड़ना विशेषकर। हाँ, नई पीढ़ी को इससे जोड़ने से के साथ साथ हिंदी में जो घट रहा है उसको रोज रोज दर्ज करना, उसको डे टू डे डिस्कस करना, उसको किसी निकट भविष्य के लिए न छोड़कर तत्काल डिस्कस करना। कोई बहस चल रही है उसको बताना, उसके सिरे क्या है, राजनीतिक ना होते हुए, मतलब चुनावी तौर से राजनीतिक ना होते हुए, साहित्य और सांस्कृतिक स्तर पे जो राजनीति है उसको साथ लेते हुए। आपके लेखन से एक वैचारिक खलबली हो जाती है। मैं संदर्भ मैं रविवासरीय का कर रहा हूँ, जो आप फेसबुक पेज पर बीच बीच में ले आते हैं, 4 एपिसोड, 10 एपिसोड, 20 एपिसोड, और उसमें बड़ी ही तीक्ष्ण अनुभव होते हैं। उसमें थोड़ी कठोरता भी होती है, चुभने वाली बातें भी होती हैं। तो आपकी एक इमेज बनती है कि आप थोड़े तीखे मिजाज के व्यक्ति हैं, थोड़े अहम वाले व्यक्ति हैं, अपने को बहुत श्रेष्ठ समझने वाले व्यक्ति हैं। इस तरह का जो इम्प्रेशन कुछ लोगों के मन में आता होगा, उसको लेकर के आप क्या कहें? आपसे बात हो रही है, आप बताइए मेरे अंदर कहाँ ईगो है, कहाँ तीखापन है। अभी तक तो आप तो बल्कि पहले से हम लोग बात करते रहे, मिल पहली बार रहे हैं शायद, लेकिन कभी आपको ऐसा मेरे बारे में कोई, ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो लिखे पढ़े या किसी कंट्रोवर्सी के आधार पर कोई राय बनाते हैं, और कभी आपको निकट से जानने का उनको मौका नहीं मिला होता, तो वो ऐसी राय बनाते हैं, फैलाते हैं लोगों के बारे में। चुभने वाली बातें तो रहती हैं। चुभने, वो तो साहित्यिक आलोचना है, उसमें किसी को कृष्णा सोपती पसंद है, किसी को नामवर सिंह पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो ये तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है ना व्यक्ति का, कि मैं बताऊं कि मुझे इन कारणों से नहीं पसंद है, किन कारणों से पसंद है। तमाम लोग बता रहे हैं, तो मुझे भी एक स्पेस मिलना चाहिए जहाँ मैं बताऊं कि किन, अगर ये बात किसी अहम के अंतर्गत कोई कह रहा हो, जानबूझकर कड़वाहट जो उसके अंदर भरी है उसको व्यक्त करने के लिए कह रहा हो, तो गलत है। मैं इस तरह से तो नहीं कभी मैंने किया है कुछ, किसी की आलोचना किसी पूर्वाग्रह के साथ या अपने को श्रेष्ठ समझते हुए ऐसे नहीं की। नामवर सिंह, कृष्णा सोपती, केदारनाथ सिंह, ये सब बहुत बड़े लोग हैं। हमारी जो सहमतियाँ हो सकती हैं वो किसी रचनात्मक व्यवहार को लेकर हो सकती हैं, निजी कोई खुन्नस या किसी किस्म की कुंठा में नहीं आता। राइटर्स तो बड़े हैं, उनका तो सम्मान करते ही हैं, लेकिन आलोचना तो ये भी सिखाती है ना कि आप एक स्टेप लें, बताएं कि ये भी एक पक्ष है। वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आलोचना तो नहीं कहेंगे उसको। एक बार आपने किशोर साहित्य वाला प्रसंग, वो क्या था, मतलब आप कहना क्या चाह रहे थे? किशोर साहित्य एक निर्मल वर्मा जी के पुण्यतिथि या जन्मतिथि के आसपास हिंदी में एक बहस खड़ी की थी मैंने, कि निर्मल जी को पढ़ने की सही उम्र क्या है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि निर्मल जी को आप 25-26 की उम्र तक पढ़ लें। अगर आपने 25-26 की उम्र तक उनको नहीं पढ़ा, निर्मल साहित्य जिसको हम कहते हैं, निर्मल वर्मा का साहित्य, तो आप बाद में अगर उस तक पहुंचेंगे तो आप जीवन भर एडल्ट नहीं होंगे लिटरेचर में, ये मैंने कहा था। तो इसको थोड़ा सा वो माना गया था कि ये ठीक बयान नहीं है। तो इसके बाद मैंने एक लंबी सूची जारी की कि किस तरह का लिटरेचर 25-26 की उम्र तक पढ़ना चाहिए। अच्छा। उसमें 50 लेखकों की किताबों के नाम थे, लेखकों के नाम से बताया था। तो किशोर साहित्य मैंने कहा, हिंदी में किशोर 25-26 की उम्र तक होता है आदमी। टीनेज जो है लिटरेचर में लंबी खिंचती है, तो वो मैंने बताया कि हिंदी में टीन लिटरेचर क्या है। जैसे प्रेमचंद है, अब आप उसको
40 की उम्र में पढ़ेंगे तो क्या है, नुकसान कर रहे हैं ना आप अपना। अब नहीं पढ़ा है तो ठीक है, पढ़िए, लेकिन आप अवयस्क रहेंगे, निर्मल को पढ़ के आप क्या पाएंगे। जो चीजें आपको उस समय मदद कर सकती थी वो आपकी इस उम्र में मदद कर रही हैं जब आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है। तब आप थोड़ा परिपक्व लिटरेचर पढ़िए, ये इस तरफ था। तो एक नई बात पैदा करने की कोशिश मैं करता हूँ हमेशा, तो उसमें खराब भी लगती हैं बातें, बहुत लोग उसके साथ भी आते हैं। अमूमन लोग पसंद करते हैं और साथ आते हैं, वरना मैं नहीं कर रहा होता। आपकी भाषा बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही धारदार है। फेसबुक पर आप लिखते हो या अपनी पत्रिका में लिख रहे हो, भाषा को लेकर के इतनी सजगता मतलब काबिले तारीफ है। और ये कैसे आएगी, कैसे आई है आपके अंदर? काम करने से ही आई है, निरंतर ध्यान देने से उस पर। सजगता तो सजग रहने से ही आएगी। जी, जब आप सजग रहेंगे तभी आएगी। होश में काम करने से आती है। होश में? हाँ, होश में जब आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप सुपर ट्यून होंगे ना। लेकिन हम एक ऐसे समय में हैं जहां हमारे एमए के विद्यार्थी हैं, बीए के विद्यार्थी हैं, और हम स्वयं, हम अध्यापक लोग भी, हमारी भाषा में ही इतनी त्रुटियां रहती हैं, इतनी कमियां रहती हैं। तो एक तरफ हिंदी में जो लेखन हो रहा है, आप शोध ग्रंथों को अगर आप देख लेंगे यूजीसी के वेबसाइट पर जो अपलोड है, जिस पर पीएचडी की डिग्रियां मिल रही हैं, उसमें मतलब कहा नहीं जा सकता कि कितनी त्रुटियां हैं, त्रुटियों से भरा हुआ है। वैसे में आप जैसा एक रचनाकार, एक साहित्यकार इतना सजग है, तो आप तारीफ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बाकी लोगों के लिए मैं क्या करूं? तो कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, मतलब अशुद्धियों को, त्रुटियों को देख करके क्या मन में आता है? गुस्सा तब आता है जब घमासान अंदर होता है। हाँ, घमासान तो मचा है, तभी तो ध्यान दे पा रहे हैं चीजों पर। शोर बहुत है मेरे अंदर, बहुत चीजों का शोर है ना, और बहुत कुछ करने का, कर गुजरने का शोर है। तो आपने ये जो पूछा था कि जो लोग कर रहे हैं उनको देखकर कैसा लगता है या गुस्सा तो नहीं आता, तो मैं कह रहा हूँ कि जब कुछ लोग कर रहे हो तो उनको बताया जा सकता है। एक बहुत बड़ी पीढ़ी, एक बहुत बड़ा समूह बगैर ध्यान दिए ये सब चीज़ें कर रहा है, भाषा में काम कर रहा है, तो उसको किस किस को टोकेंगे आप? तो अब यही है कि अपना ठीक करिए आप, और जिनको अपनी सामर्थ्य भर बता सकते हैं बताइए। लेकिन अब लोगों की दिलचस्पी रही नहीं है अपनी गलतियां स्वीकार करने में और उनको जानने में। अब आप देखिए, कोई चीज़ शुरू होती है तो उस पर अगर आप कोई नकारात्मक बात करेंगे तो सीधे वो उसको आपकी किसी निजता से जोड़ देंगे। ये माना जाएगा इसका कुछ इससे रहा होगा, तभी ये इसके खिलाफ ऐसी बात कर रहा है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि ये आत्मालोचना तो रही नहीं, लेकिन दूसरा कोई आलोचना कर रहा है तो उसको सुनकर व्यक्तिगत आत्मान्वेषण में जाना और अपनी गलतियों का अपने कामकाज में निरंतर सुधार, सुझाव के अंतर्गत आकर कुछ परिष्कार करना, वो भाव और संवेदना रही नहीं है, तो उसका दुख है। तो है। आपकी एक कविता इसी संदर्भ में है, यह वह जगह है जहाँ वे भूल सुधार प्रकाशित करते हैं, कभी कभार भूल सुधार में भी वे विराट गलतियां करते हैं। यह करना महज कोई भूल नहीं, एक भाषा का विभ्राट है जो मटमैले और लगभग अपठनीय पृष्ठों पर बार बार उजागर होता है। वर्तनी की असंख्य अशुद्धियों के साथ यहाँ भूल सुधार नहीं, आत्म स्वीकृतियां छापी जानी चाहिए। इसमें जो आप भाषा को लेकर के चिंतित हैं, ये भाषा संबंधी जो आपकी चिंता है वो वर्तनी तक ही है या थोड़ा और आगे जाती? नहीं, हर तरह की भाषा केवल वर्तनी तो है नहीं, या प्रूफ ठीक कर देने से भाषा नहीं ठीक हो जाती। भाषा तो एक संवेदनात्मक मसला है। आप जैसा सोचते हैं, समझते हैं, जितने आप सेंसिटिव होते हैं, भाषा का काम उससे चलता है, भाषा उससे बनती है आपकी। हमारे लोक जीवन में और जो राजनीतिक परिदृश्य है, जहां हम रोज गिरावट देख रहे हैं, हम कहते हैं कि देखो ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा है, तो वो कितना आपको एक कवि के नाते भी और एक नागरिक के नाते भी ये भाषा की जो गिरावट है, इस गिरावट को आप कैसे देखते हैं? अब तो रील में देखते हैं। जैसे रील आपने देखी होगी ना जी, उसमें वो पूछता है, मैं थोड़ा हल्का कर रहा हूँ बातचीत को, उसमें पूछता है कि जो इंटरनेट पे जो इतनी अश्लील सामग्री पड़ी है, इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा, उसने कहा फुल HD में। तो अब जो कुछ हम भाषा को देख रहे हैं कि उसका क्या पतन हो रहा है, वो सब रील्स में आप देखिए।
कुछ है ही नहीं। और रील सभी की केंद्रीय विधा है, ये तो आप मानेंगे। आप भी अभी कह रहे थे कि शॉर्ट्स कुछ काटेंगे इसमें से, वो क्या है, रील्स ही तो है। तो रील अभी केंद्रीय संप्रेषण का माध्यम है, और रील्स में आप देखिए क्या हो रहा है। भाषा को लेकर तो कोई काम नहीं हो रहा उसमें। कुछ है जो लोग भाषा भी बताते हैं, इस शब्द का उच्चारण ऐसे होना चाहिए या ये ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम है। उनकी भी वही स्थिति है कि इतने बड़े हिंदी भाषी समाज में बहुत कम उनका संख्या बल है। अब आपके कवि व्यक्तित्व पे आते हैं। आपकी एक कविता को कोट करूंगा मैं, जो हिंदवी से ही मैंने लिया है। मूलतः कवि, ये बेहतर हो कि आप ही इसको पढ़ें। नहीं ठीक है, आप पढ़िए, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ। अताताइयों को सदा यह यकीन दिलाते रहो कि तुम अब भी मूलतः कवि हो, भले ही वक्त के थपेड़ों ने तुम्हें कविता में नालायक बनाकर छोड़ दिया है। बावजूद इसके तुम्हारा यह कहना कि तुम अब भी कभी कभी कविताएं लिखते हो, उन्हें कुछ कमजोर करेगा। मूलतः कवि उन्हें कुछ कमजोर करेगा, मूलतः कवि। ये आपकी कविता है। आपका जो कवि व्यक्तित्व है, कवि मन है, वो क्या सोचता रहता है? सही बने रहने की कोशिश करता रहता है। जो वीरेंद्र नंगवाल हमारे पूर्वज कवि कह गए 8वें दशक के, कि कवि कर ही क्या कर सकता है सही बने रहने की कोशिश के सिवा। तो वो सही बने रहने की कोशिश ही करते रहते हैं एक कवि के रूप में। आपके लिए कविता का क्या मतलब है? सही होना, करेक्ट करना खुद को अगर गलत हैं, या जो भी समाज में गलत दिखता है उसका प्रतिरोध करना, प्रतिकार करना, यही है कविता का काम। और कविता की ज़रूरत क्यों है हमारे समाज को, हमारे समय को? नहीं है, बगैर कविता के काम चल जाएगा लोगों को। कविता की ज़रूरत कवि को है सही बने रहने के लिए। अच्छा, लोगों को नहीं है। लोग आएंगे तो उनका फ़ायदा होगा, नहीं आएंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। कविता को और ब्रॉडर करें। रचना की ज़रूरत, पेंटिंग्स की, म्यूजिक की, सिनेमा की, किसी भी आर्ट फॉर्म की ज़रूरत समाज को अब नहीं है, ऐसा लग रहा है। एक तो वो इतना उसका ओवरफ्लो है, सब चीज़ों का इतना ओवरफ्लो है कि बहुत आसानी से एक तो उसके पास चीज़ें अनचाहे ही पहुंच रही हैं। एक तो जर्नी कोई नहीं रह गई। जैसे कोई नाटक होता था, आपको भी याद होगा, आप JNU से पढ़े हैं, आप JNU से मंडी हाउस आते होंगे, पहले देखते होंगे कि कहाँ हो रहा है, एक पूरी तैयारी होती थी। फिर उस नाटक को आप अपनी मेमोरी में वहन करते थे लंबे समय तक कि मैंने वो देखा था। अब तो कुछ है नहीं। फिल्म फेस्टिवल्स में जाते थे हम, म्यूजिक कंसर्ट में जाते थे, साहित्यिक कार्यक्रमों में जाते थे। अब तो सब कुछ उंगलियों पर है ना, तो अब कोई संघर्ष नहीं बचा। कला तब आपको याद रहेगी, आपका जीवन बदलेगी जब आपके जीवन में कलात्मक संघर्ष होंगे, कला तक पहुंचने की एक जर्नी होगी। तो अब लगभग रचनाकारों, कलाकारों के यहाँ तो संघर्ष है, लेकिन एक बृहत्तर समाज में वो संघर्ष नहीं दिख रहा है। तो इसलिए वो कलाकार और रचनाकारों का संघर्ष भी बहुत मायने नहीं रखता लोगों के लिए। निराला का संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण था ना, क्योंकि वो समाज भी था जो निराला और मुक्तिबोध के संघर्ष की कद्र करता था, वो जानता था। तो इसीलिए मृत्यु के बाद वो बड़े कवि हो गए। जीते जी कुछ नहीं मिला, लेकिन मृत्यु के बाद केंद्रीय कवि बने हुए हैं मुक्तिबोध आज तक हिंदी के, क्योंकि समाज मिला उनको, वैसे लोग मिले, वैसा परिवेश मिला। और वो परिवेश लगभग लुप्त है। नायक, इस समाज को अपने नायक चुनने का शऊर नहीं है। नायक नहीं पता हमारे नायक कौन है, और नायकों की वो भी बदल गई है, डेफिनेशन बदल गई है। अनंत सिंह नायक है तब इस समाज का आप कैसे करेंगे? नायकत्व की परिभाषा बदल गई है, नायकों का कोई चुनाव नहीं है, समाज के पास नायक नहीं है। नायक वो खुद पैदा भी नहीं कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि नायकों की जरूरत नहीं रही, नायकों की जरूरत तो होती है। ये आप हिंदी पट्टी के संदर्भ में कह रहे हैं या भारत के संदर्भ में कह रहे हैं या वैश्विक कह रहे हैं? ये पूरे वर्ल्ड सिनेरियो है ये। ट्रम्प भी ध्यान में रख रहे हैं। हाँ, सब कुछ ये क्योंकि देखिए समय तो भूमंडलीकरण का है। जो चीजें मुझे उपलब्ध हैं वही ब्राजील के किसी लड़के को उपलब्ध हैं। ऐसा तो नहीं है कि आजकल कुछ बदल गया है कि हमारे यहाँ कुछ स्पेशल चीजें हो रही हैं। सब कुछ इंटरनेट पर ही है, तो सबके लिए सहज उपलब्ध है, तो उसमें कोई समस्या। तो इस बदली हुई स्थिति को लेकर के हमें बहुत चिंतित तब नहीं होना चाहिए, या चिंतित होकर के भी कुछ हो नहीं सकता? ऐसा कुछ नहीं, चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि राय आप नहीं दे सकते किसी चीज पर, एक स्थिर राय नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो 6 या 7 महीने में बदल जाए आपकी राय। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। ये कालखंड जो है मानव सभ्यता के इतिहास में, ये सबसे तेजी से चीजों को बदलने वाला कालखंड है, मुझे लगता है। इतनी तेजी से चीजें कभी नहीं बदली। हर चीज बदल जाती है, अपडेट हो जाती है।
देखते नहीं फ़ोन में कितनी जल्दी जल्दी अपडेट मांगता रहता है। अभी आपने किया था आज फ़ोन को अपडेट, वो कल आप देखेंगे तो बताएगा कि 7 अपडेट और बचे हैं, ऐप बचे हुए हैं अपडेट करने के लिए। तो बिल्कुल समय ही नहीं है, हर चीज़ तो अपडेट इतनी जल्दी हो जा रही है, आप तालमेल नहीं मिला पा रहे हैं उससे। तो इसलिए कह नहीं सकते, कोई राय नहीं बना सकते समाज किस तरफ जाएगा। तो ये अभी तो एआई कितनी बड़ी चुनौती है, आप देखिए। जी हाँ, अब एआई कैसे प्रभावित करेगा, हम केवल अनुमान के आधार पे चल रहे हैं। आप पढ़िए उसके बारे में तो पता चलता है कितना भयावह है, लेकिन वो भयावह हम किस हद तक स्वीकार करेंगे या कितने हद तक उसको अपनाएंगे, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मानव नहीं बनाया है तो मानव उससे लड़ने का, बचने का तरीका भी खोजेगा, ये उम्मीद कर सकते हैं, और इस उम्मीद में विफल हो सकते हैं, ये भी है। आप कोलकाता एक साहित्यिक गतिविधि को अटेंड करने के लिए आए हैं जो शांति निकेतन में हो रहा है, संगमन। तो ऐसे प्रयासों का, जो जैसा कि मैंने सुना है कि अपने खर्चे से सभी वक्ता आते हैं और बातचीत करते हैं, साहित्यिक और कला जगत से जुड़े हुए विषयों पर बातचीत होती है, इन प्रयासों की करने की शक्ति कहाँ से मिलती है और हासिल क्या है आपकी नज़र में? ऐसे तमाम जो प्रयास हो रहे हैं, इतनी निराशा के बावजूद भी हो रहे हैं। हासिल तो देखिए उसका नाम में मतलब छुपा हुआ है, संगमन, मतलब लोगों का मिलना जुलना। और मिलना जुलना आप जानते हैं आज कितनी बड़ी बात हो गई है। किसी से लोग एक शहर में ही जाते हैं और नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में हिंदी के 30 लेखकों को देश के अलग अलग कोने से बुलाकर, जो एक ही विधा में सक्रिय हैं, साहित्य के कामकाज में लगे हुए हैं, उनको लाकर एक दूसरे के विचार सुनने का मौका देना और कुछ इससे इतर भी बातचीत करना, उठना बैठना, साथ खाना पीना, ये सब मौका देना तो एक बड़ा काम है। और लोग अपने खर्चे से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि संगमन का यही प्रारूप रहा है। वो कोई कारपोरेट संस्था नहीं है, वो भी एक तरीके से ना प्रतिष्ठान है ना संस्थान। तो एक तरफ तो साहित्य फेस्टिवल हो रहा है, लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें कॉरपोरेट शामिल है, बड़े बड़े चैनल शामिल हैं, और दूसरी तरफ संगमन जैसी संस्था भी है जो अपने खर्चे पर बातचीत कर रही है और एक सांस्कृतिक दायित्व का, साहित्यिक दायित्व का पालन कर रही है। दोनों तरह की गतिविधियां हैं और संभवतः आप भी दोनों तरह की गतिविधियों में शामिल भी होते हैं, आपको आमंत्रित भी किया जाता है। आप कोई पार्थक्य, कोई अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ संगमन, कहाँ कोई साहित्य उत्सव, लिटरेचर फेस्टिवल, कोई तुलना ही नहीं, कोई कंटेंट ही नहीं है उनके पास। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था 2014 में, जब उनकी सरकार बनी। गांधी जयंती के अवसर पे, जो उनको पहली गांधी जयंती मिली, उसमें उन्होंने देश भर में स्वच्छता अभियान शुरू किया। लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, सबको, सब जगह ये अलर्ट जारी हुआ कि आप लोग झाड़ू लगाएंगे, है ना, अपने परिसर को साफ करेंगे। एक माहौल बना, लोग टोकना लोगों ने शुरू किया कि भारत को स्वच्छता अभियान। अब इसको मैं एक व्यंजना में कह रहा हूँ, जो लिटफेस्ट है, ये उस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोध है। अभूतपूर्व गंदगी है लिटरेचर के नाम पे, कल्चर के नाम पे, लिटफेस्ट में। तो हमारे प्रधान सेवक जी को तो इनको बंद कराना चाहिए सबसे पहले, अगर कहें तो। इतना कूड़ा करकट है उसमें, एक ही जैसे चेहरों से, एक ही तरह से। तो ये वो हर छोटे बड़े शहर, उनका नाम आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया था। मैंने आपको इशारा किया ना, व्यंजना में कह रहे हैं, जो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं मोदी जी कि सब जगह एक साफ सुथरापन रहे, तो ये लिटफेस्ट सबसे पहले बंद कराना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदगी है इनमें। आखिर वैचारिक गंदगी भी तो कुछ होती है, सांस्कृतिक साहित्यिक गंदगी, रचना के नाम पे जो गार्बेज है, ये भी तो जिम्मेदारी है सत्ता की। मैं थोड़ा व्यंजना में कह रहा हूँ। तो वो ये भी तो कह सकते हैं ना कि एक तरफ आप सुनसान की बात कर रहे हैं और उस सुनसान में अगर कोई घमासान कर रहा है, भले थोड़ी सी गंदगी के साथ ही कर रहा है, तो आप उसका वेलकम कीजिए, नई पीढ़ी जुड़ेगी। सुनसान का मतलब ये थोड़ी है कि आप सब चीजें मतलब लाउड स्पीकर बजाने लगेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुनसान को खत्म करने के लिए, सुनसान को खत्म करने के लिए शास्त्रीय संगीत बजाइए, राग भीम पलासी बजाइए, कुमार गंधर्व को सुनिए, कोई नृत्य देखिए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप लाउड स्पीकर बजाने लगेंगे, उसमें अश्लील भोजपुरी गाने। सुनसान को ब्रेक, या तो रहने दीजिए, सुनसान में रहने दीजिए, लोगों को कुछ ब्रेक कर रहे हैं तो उसको कुछ एस्थेटिकली कीजिए, कहना है। वो बात व्यंजना में है, जी समझ रहा हूँ, मतलब उसका कोई सीधा अर्थ नहीं उस तरह से। अब आपकी बहुचर्चित रचना जो है
नए शेखर की जीवनी, इसके दोनों खंड प्रकाशित हो चुके हैं, आगमन और प्रस्थान। तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, उनको आप अपने शब्दों में बताइए कि एक शेखर एक जीवनी तो पहले से थी, जो चर्चित है, टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है, तो आपने वही नाम क्यों लिया, और आपकी जो कृति है वो आगे वाली कृति से कैसे अलग है? देखिए, नए शेखर की जीवनी जो है उसकी उत्पत्ति ऐसे ही हुई कि जब मैं शेखर एक जीवनी यज्ञ का पढ़ रहा था 2 खंडों में, मुझे उसके जो नायक है उसने बहुत अपील किया, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है मुझे, और मैं लगातार इस बारे में सोचने लगा कि ये चूँकि आज़ादी के आसपास का, भारत की आज़ादी के आसपास का बनता हुआ नायक है, उपन्यास उसी कालखंड में प्रकाशित हुआ, कि वो नायक अगर आज होता शेखर 21वीं सदी में, तो वो कैसा होता, उसके सामने उसके द्वंद्व क्या होते, उसके संघर्ष क्या होते। ये सोचते हुए मैं बिल्कुल उसको आज के परिपेक्ष में सोचने लगा। तो उस तरह से वो शेखर, नया शेखर मेरे जहन में आया, और उसके कुछ टुकड़े मैंने लिखे जो एक तिरछी स्पेलिंग नाम के वेब पेज पे प्रकाशित हुए, जो काफ़ी चर्चित हुए। इसके बाद ये हुआ कि एक बड़े प्रकाशक ने मुझसे कहा भी कि अगर आप इसकी किताब लिख दें तो वो उसको 1 महीने के अंदर छाप देंगे। हालांकि वो नहीं कर पाया, लेकिन उस प्रस्ताव का असर मेरे ऊपर ये हुआ कि मैं उसको किताब की तरह सोचने लगा। 2-3 साल बाद मैं लिख पाया। तो पहला संस्करण उसका वाणी प्रकाशन से आया, जो कि मैंने 4 साल बाद वापस लिया। अब दोनों एक जगह से, इंजुम से आए हैं। पहला खंड आगमन, दूसरा प्रस्थान। तो वो इसी ज़रूरत में पैदा हुआ कि शेखर आज होता तो कैसा होता। बाकी वो उसका ना उसके कंटेंट से कोई लेना देना है, अज्ञे जी की शेखर एक जीवनी से, और ना उस नायक को आप इसमें पाएंगे, लेकिन उस नायक की इंटीग्रिटी, उसकी ईमानदारी, उसके मूल्यबोध, वो मैंने बरकरार रखे हैं। इस सदी में वो नायक होता तो कैसा हो, ये है उसमें। और मतलब मेरे तय आपको ये कोशिश रही है कि एक अच्छा गद्य उसमें मिले, रचनात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य मिले। और हिंदी साहित्य की पॉलिमिक्स मैंने उसमें बहुत यूज की है। तो वो इसलिए पढ़ना चाहिए आपको, मुझे लगता है कि अगर सही लगता है तो। दूसरे खंड में मैंने एक लंबा साक्षात्कार खंड तो मैं पढ़ा हूँ, दूसरे खंड में और प्रयोग धर्मी है वो, उसमें एक लंबा साक्षात्कार विष्णु खरे का, वो मैंने शेखर से विष्णु खरे की बातचीत की तरह उसमें डाला है। वो है उसमें। भाषा और शिल्प को लेकर के आप अधिक सेंसिटिव हैं। भाषा पे तो हमने बातचीत कर ली, शिल्प को लेकर के भी आप काफ़ी संजीदा है। कथ्य और शिल्प संबंधी जो बहस है, क्या और कैसे, इस बहस पर आपका क्या है? तो बहुत फंस चुके हैं पहले। मैं मानता हूँ ये बेकार की बहस है। अच्छा। और ये हिंदी में दरअसल एक बहुत बड़ी बुराई ये है कि यहाँ घूम फिर के वही बहसें होती रहती हैं जो अभी 2 साल पहले भी हुई होंगी, या 20 साल पहले हुई होंगी, 40 साल पहले हुई होंगी, या सैकड़ों साल पहले जो हो चुकी हैं। वैसे तो शिल्प और कथ्य की संस्कृत साहित्य से चली आ रही हैं, रीतिकालीन साहित्य से चली आ रही। वैसे अब किसी नतीजे पर पहुंच जाइए, लेकिन लोग नहीं पहुंचने को तैयार हैं हर बार। और ऐसा भी नहीं कि उस बहस में कोई हर बार कोई बात सामने आती हो या किसी बिंदु पर कोई एक राय बनती हो, वो है नहीं। तो कथ्य और शिल्प का मामला तो मेरे लिए कुछ ऐसा, मैं मानता नहीं, इसको अलग अलग नहीं मानता हूँ मैं, एक ही चीज़ है। मतलब जब आप कोई कथ्य अपने साथ शिल्प लेकर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। जब भी आप कोई, जैसे मैं सोचूं कि मैं न्यू मार्केट कोलकाता के इस पर मैं एक कहानी लिखूंगा, तो बस न्यू मार्केट पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया, या जो चीज़ें इस पर आई होंगी पहले वो पढ़नी शुरू की, यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में, मार्केट के बारे में, सड़क के बारे में, वो मैंने पढ़ा और फिर मैं उसको लिखने बैठा, तो उसके साथ ही उसका शिल्प आ गया। ये ऐसा होता है। आप ऐसा नहीं करते हैं कि इसको मैं ये तो तय किया कि इस पर आप कहानी लिखेंगे, कविता लिखेंगे, तो ऐसे एक शिल्प तो इसी तरह का आ गया। शिल्पी तो दिया ना आपने, बिल्कुल, कि मैं न्यू मार्केट पे कविता लिखूंगा या कहानी लिखूंगा, निबंध लिखूंगा, शिल्प आ गया। अब इसको आप कैसे लिखते हैं वो तो आपकी भाषा है। भाषा अच्छी होगी तो वो शिल्पगत दिखेगी, कलात्मक दिखेगी। भाषा आपकी अगर अमृतलाल नागर की है, जैसी है, प्रेमचंद की जैसी है, तो वैसी दिखेगी। तो मैं अलग अलग चीज नहीं मानता हूँ। जैसे ही आप कथ्य चुनते हैं वो शिल्प अपना साथ ले आता किसी विधा के साथ। और भाषा को लेकर के भी आप यही सोचते हैं? भाषा तो जैसी आपने अर्जित की होगी उसी में आपका कथ्य निखरेगा। अगर भाषा ही नहीं होगी तो फिर तो वो शिल्प की बात ही कहाँ से आई। वो तो वही लोग ज़्यादातर बात उठाते हैं जिनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। प्रेमचंद के पास शिल्प नहीं था क्या? कौन कहेगा कि प्रेमचंद के यहाँ शिल्प नहीं था?
रेणु के यहाँ शिल्प नहीं था। आप बड़े से बड़े कथ्यकार को उठाइए जिसको आप मानते हैं कि कंटेंट के स्तर पे बहुत स्ट्रांग है, हिंदी साहित्य में नहीं, भारतीय साहित्य में, दुनिया की किसी भी भाषा में उठा के देखिए जिसको आप ये कहेंगे कि इसका कथ्य बहुत अच्छा है, और देखिए क्या उसमें शिल्प नहीं है। कैसे नहीं होगा? शिल्प तो है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिलेगा ही नहीं, शिल्प तो मिलेगा ही। कोई भी घड़ा बना हुआ है, कोई भी रचना है, हैंडीक्राफ्ट है, कुछ भी है, सब में शिल्प है, लेकिन कंटेंट भी है वो तो कहें अलग करके नहीं देख सकते आप कि मेरे यहाँ कथ्य ही कथ्य है, शिल्प को मैं नहीं मानता। तो फिर तो वो न उसके पास कथ्य भी नहीं होगा, वो अपने कथ्य को दूसरे तक रिसीव भी नहीं करवा पाएगा, और उसको कोई ग्राह्य नहीं कर पाएगा अच्छे से, मुझे नहीं लगता। आपकी एक उपन्यास हमारे सामने है और एक कविता संग्रह है। मैं चाहूँगा कि जो कविता संग्रह आपके सामने है, इसमें से कोई एक कविता आप अपने शब्दों में, अपनी कोई भी, अज्ञातवास की कविताएं तो अभी फिलहाल मिल नहीं रही हैं, वो तो इसकी आखिरी कविता है, वही पढ़ देता हूँ। आपने इस पे मार्क भी किया हुआ है। अच्छा। नहीं, ये बहुत प्रिय कविता है मेरी, लास्ट है। इसका शीर्षक है इत्र। जी। परफ्यूम। मैं ऐसे प्रवेश चाहता हूँ तुम में, मैं ऐसे प्रवेश चाहता हूँ तुम में कि मेरा कोई रूप ना हो। मैं ऐसे प्रवेश चाहता हूँ तुम में कि मेरा कोई रूप ना हो। मैं तुम्हें जरा सा भी न घेरूं और तुम्हें पूरा ढक लूं। कोई एक और, बहुत छोटी है इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, इसमें सारी कविताएं छोटी ही हैं जी। एक कविता है, शीर्षक तो इसमें कामसूत्र पर आधारित थे। इसका शीर्षक है रत्नरंभा अवसानिक। प्रेम का प्रारंभिक प्रभाव बहुत मधुर लगता है। प्रेम का प्रारंभिक प्रभाव बहुत मधुर लगता है, जैसे कोई गीत अपने शुरुआती संगीत से जगाता है अपेक्षाएं। एक फूल भी यही करता है, इस सच के बावजूद कि यह प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ प्रेम का जो शुरुआती असर होता है उसके ऊपर थी ये बात। प्रेम और सौंदर्य जो है वो भी आपकी रचनाओं में, आपकी कविताओं में ये बहुत तीक्ष्ण अनुभव के साथ व्यक्त हुआ है। सौंदर्य को आप, मतलब एक काव्य शास्त्रीय दृष्टि से हम कहें, एक कवि की दृष्टि से कहें, तो सौंदर्य की परिभाषा आपके लिए क्या है? बीत जाता है सौंदर्य, यही उसकी परिभाषा है। हर चीज़ की परिभाषा वैसे यही है, लेकिन सौंदर्य जो है बहुत क्षणिक है, आपकी स्मृति में बीत जाता है। और सबसे उसका दुखद पक्ष ये है कि आपके विवेक में बीत जाता है। वो जो चीज़ आपको आज सुंदर लगती थी कुछ समय बाद सुंदर नहीं लगती। यही दुखद पक्ष है। ये नेचर के साथ भी है। जैसे आप किसी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, हो सकता है 5 साल बाद जाएं तो आपको उतनी सुंदर न लगे। मनुष्य के अंदर ये जो अचीवमेंट वाला एक वो महत्वाकांक्षी होना, ये जो दुर्गुण है, ये रहने नहीं देता उसको, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर टिकने नहीं देता। तो यही संकट है उसका, यही सौंदर्य के साथ है। सुंदर शब्द का प्रयोग गुरुदेव टैगोर ने भी बहुत किया है और काफी व्यंजनात्मक रूप से उन्होंने ईश्वर को भी सुंदर कहा है, प्रेमिका को भी सुंदर कहा है, जीवन को भी सुंदर कहा, मृत्यु को भी सुंदर कहा है। जन्म तो सुंदर है ही, बीत जाता है, ये वाली बात थोड़ी और आप स्पष्ट करें। प्रेम को सुंदर कहा है ना गुरुदेव ने, वो सुंदर है, सब मानते हैं। प्रेम को तो असुंदर कोई नहीं कहता, लेकिन ये आपको रेटरिक नहीं लग रहा है कि वो सुंदर ही है प्रेम? ऐसा तो है नहीं। तो जो सुंदर है उसके साथ उसका एक असुंदर पक्ष भी जुड़ा हुआ है। बीत जाता है, मुझे बताइए, स्थायी तो नहीं रहता। सुबह सुंदर है, बीत गई, दोपहर आ गई, दोपहर सुंदर है, बीत गई, शाम आ गई, शाम सुंदर है, बीत गई, रात आ गई, रात सुंदर है, बीत गई, मध्यरात्रि आ गई, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। जब सब सुंदर ही है तो बीतता भी तो जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए सुंदरता को उसमें देखें, जो वो उसकी गतिशीलता है। इसीलिए जो है, अब गति सुंदर है कोई कहेगा, तो वो मैं थोड़ा कंट्राडिक्टरी है ये बात, लेकिन मतलब सुंदर भी वैसा ही है। कुछ अपने द्वंद्व हैं उसमें, जो मार्क्सवादी शब्दावली में अगर कहें तो उसके साथ भी एक कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ही देखना पड़ेगा। स्थिर चीज नहीं है। जैसे प्रेम को आप ये नहीं कह सकते प्रेम बहुत महान था, हमेशा से तो नहीं था। ये प्रेम जो 5000 साल पहले था, या मान लीजिए 26 साल पहले बौद्ध साम्राज्य में, बुद्ध के समय में जो प्रेम था, वो आज तो नहीं है। कांस्टेंट चीज तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी सुंदरता स्थिर मूल्य में नहीं है, बदल रही है। मतलब मेरी ये समझदारी है अपनी जो है, उस आधार पे कह रहा हूँ। आज का प्रेम तो वैसा नहीं है ना, जैसा
तकनीक से पहले था, तो बदल गया प्रेम का भाव। आज कोई ये कहे कि प्रेम की उसी महानता में पड़ा रहे, प्लूटोनिक जो भी उसमें तत्व होते हैं, तो प्रेम को मैंने आपके सुंदरता वाले सेंस को मैंने प्रेम के उदाहरण से बता रहा हूँ जी। क्योंकि आपने गुरुदेव का जिक्र किया और कहा कि प्रेम को भी सुंदर कहा था उन्होंने। ईश्वर सुंदर है क्या? ईश्वर तो भाव है, भावनाएं तो सुंदर होंगी ही, अच्छी भावनाएं हैं तो उसमें ईश्वर तो किसी ने देखा नहीं, तो कैसे कोई कहेगा सुंदर है? सुंदर है। देवियों की हमारी मूर्तियां सुंदर बिल्कुल भी नहीं है। गणेश किसे सुंदर लगेंगे? नहीं है। हनुमान सुंदर नहीं है हमारे, तो कृष्ण को छोड़ के तो कोई देवता सुंदर दिखता नहीं मुझे। विष्णु सुंदर है, वो भी अवतार के संग में देखे तो। देवी देवता जो है हमारे, सुंदर तो कोई नहीं है। इसको काट दीजिएगा, दिक्कत होगी। लेकिन हम सुंदरता को यहाँ पर आपस में बात करने के लिए कह सकते हैं। सुंदरता एक अलग उसका जो पक्ष है वो आप कह रहे हैं। टैगोर, कलकत्ता, बांग्ला साहित्य, तीनों में से किसी एक बिंदु पर आपको कुछ कहना हो तो? टैगोर को तो काफ़ी पढ़ा मैंने इस बीच। मुझे सस्ता साहित्य भंडार जो है, सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य मंडल ने उनकी रचनावली पूरी 50 खंडों में छापी है हिंदी में। वो मैं ले आया हूँ और आपको बताऊँ, मैं लगभग 80% पढ़ गया हूँ। वाह, बहुत सुंदर। 24 से की शुरुआत से लेकर 25 का जो अंत होने जा रहा है, इस तक मैंने लगभग बीच बीच में काफ़ी पढ़ा उनको। पहले भी पढ़ा था, लेकिन इस समग्रता में उनको पढ़ना, गोरा वगैरह तो सब पहले ही पढ़े थे, कविताएं वगैरह। तो मैं तो बहुत बड़े रचनाकार हैं और लगभग मेरे घर में उनकी तस्वीर 2007 से लगी हुई है, जो कि मैंने देखा है कि बांग्ला भाषी समाज में अनिवार्य माना जाता है उनकी तस्वीर घर में होना, ऐसा है ना। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मुझे ये बात पता भी नहीं थी, तब से एक नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, उसने एक कैलेंडर नए साल पे जारी किया था 2006 में, जिसमें उसने जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं भारतीय से, उनके युवा दिनों की फोटोग्राफ से वो कैलेंडर बनाया था। तो उसमें प्रेमचंद की युवा तस्वीर, भगत सिंह तो युवा ही चले गए, उनकी तस्वीर, महात्मा गांधी के युवा दिनों की तस्वीर और टैगोर की। तो टैगोर की जो युवा दिनों वाली तस्वीर थी, इसमें काफ़ी लंबे लंबे उनके बाल हैं, वो मैंने फ्रेम कराकर अपने घर में 2007 से लगवाई हुई है और मेरे स्टडी में वो लगी हुई है। और उनका जो भी मुझे हमेशा पढ़ने को मिला है, मुझे बहुत आकर्षित किया है। इसके अलावा बांग्ला साहित्य भी पर तो हमने सदानीरा का एक अंक ही निकाला है। अगर आपको बांग्ला की स्त्री कविता पर अगर आपकी नज़र में वो गुजरा हो तो बांग्ला की स्त्री कविता पर समकालीन हमने एक अंक निकाला है। बेबी 101 हैं बांग्ला राइटर, नई पीढ़ी की, उन्होंने उसको एडिट किया है, जमशेदपुर में रहती हैं वो। तो वो उसके ज़रिए मुझे बांग्ला की न्यू पोइट्री जो है पता चली, समकालीन बांग्ला कविता, स्त्री कविता कैसी लिखी जा रही है। तो समकालीन बांग्ला कविता और समकालीन हिंदी कविता में अगर हम कुछ अंतर देखना चाहें, कुछ अंतर ये है, मैं दोनों में किसी को कमतर तो नहीं कहूँगा, लेकिन बांग्ला कविता भाव प्रधान अधिक है और हिंदी कविता राजनीतिक होने की चेष्टा में बहुत अपने को लगाए रखती है। बांग्ला कविता राजनीतिक है, लेकिन हिंदी की तुलना में कम है, वो भाव प्रधान ज़्यादा है और कहने का ढंग बिल्कुल अलग है बांग्ला का। हिंदी से बिल्कुल उसकी कंपेयर नहीं कर सकते हम, अलग है। और हिंदी कविता में जो वैचारिकता का एक दबाव साथ साथ रहता है, बांग्ला कविता उससे मुक्त है। ये मुझे अभी तक जो मैंने पढ़ा है, जितना प्रकाशित किया है, उस बांग्ला तो मुझे आती नहीं है। जैसे हम उर्दू को पढ़ते हैं बहुत सारा, हिंदी मानकर ही पढ़ते हैं, बांग्ला को भी ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी आवाजाही है, आसानी से अनुवाद हो जाता है। लेकिन अभी भी मुझे जो बांग्ला मित्र हैं वो बताते हैं कि बहुत सारा बांग्ला का श्रेष्ठ समकालीन हिंदी में नहीं आ पाता है, क्योंकि अनुवाद की भी अपनी एक राजनीति है। तो उसके तहत बहुत सारे पोएट्स छुपे रहते हैं। और शहरों में कलकत्ता शहर अच्छा है, मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे जो बचपन का शहर था कानपुर, वो बिल्कुल वैसा ही लगता है। हालांकि उतना बड़ा कानपुर नहीं है जितना कोलकाता है, लेकिन इसके जो बाज़ार हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, जो पुरानापन है, वो बिल्कुल कानपुर की याद दिलाता है मुझे। भीड़ भाड़ शुरू अभी भी सुबह में आ रहा था, तो वैसे ही सब्जी मंडी जैसे हमारे कानपुर में होती है, बहुत मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे भीड़ भाड़ ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं सुनसान का विरोध करता हूँ। तो बड़ा रस है उसमें, मुझे अच्छा लगता है जीवन, ताजी सब्जियाँ, उनकी महक, जनजीवन, वही अच्छा लगता है हिमालय की घाटियों से ज़्यादा। बिल्कुल यही अच्छा लगता है। अब हम आखिरी चरण में हैं। कभी ऐसा लगता है कि आप प्रोफेसर होते तो और अच्छा होता? मैं जो नहीं हूँ उसके बारे में बहुत कम सोचता हूँ, लेकिन होता तो मैं आप लोगों जैसा ही होता।
क्योंकि वो है ना, अलग जो ऑड मैन आउट हो जाता है आदमी, अलग भीड़ मार दी जाती है। थोड़ा आपको उसी में अलग रहते हुए, सबके साथ रहते हुए कुछ अलग करने की कोशिश करनी। हम भी वही कर रहे हैं हिंदी साहित्य में भी। सबसे अलग तो आदमी मार दिया जाएगा ना, सबसे अलग की जगह नहीं है, सबसे अलग मार दिया जाएगा। हाँ, जगह नहीं होती, पहचाना जाता है ना अलग से। थोड़ा सा सबके बीच रहिए और उसमें कुछ अलग करते रहिए। जैसे भेड़ चलती है ना, अब उसमें सारी सफेद भेड़ों के बीच एक काली भेड़ होगी, पहचान ली। सफेद भेड़ रही है, लेकिन थोड़ा इधर उधर करते रहिए। किसी के सींग मार दीजिए, किसी को घुस जाइए, ये सब करते रहना चाहिए। भेड़ रहिए, भेड़ में भेड़ नहीं, भेड़ का तो उदाहरण है, मतलब भीड़ में आप सबसे अलग रहेंगे तो मार दी जाएंगे, ये मतलब कहना है। पहचाने भी नहीं जाएंगे हो सकता है, या बहुत जल्दी पहचान लिए जाएंगे। तो दोनों संकट है। थोड़ा लो प्रोफाइल लेकर काम करना चाहिए, अलगपन बचाना चाहिए, अलगपन की खोज करनी चाहिए। लेकिन जब वो लोग नहीं करते हैं तो दुख होता है। हिंदी के जो प्राध्यापक, तो अब नहीं कहते, आचार्य कहते हैं ना आप लोग उनको? प्राध्यापक भी है, आचार्य भी है। मैंने कहीं प्राध्यापक कहा तो उन्होंने टोका कि अब प्राध्यापक शब्द नहीं यूज होता। अच्छा, अब आचार्य होता है, ऐसा तो मैं हो सकता है कि प्रोफेसर का अनुवाद। हाँ, तो कुछ कहा, खैर जो भी हिंदी के सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर है, उनको मतलब पहले ही उनकी आलोचना होती रही काफ़ी। लेकिन अभी आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे तो देखते ही हैं किस तरीके की चीज़ें होती हैं। अपने छात्रों को विवश करना, उनका जन्मदिन मनाएं, उनकी नई किताब का प्रचार करें। वो सहजता से ही करेंगे छात्र, अगर आप उनको इतना प्रेरित, अध्यापक तो प्रेरित करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अध्यापक प्रेरित कर देगा इस तरह से अपने आभा मंडल से कि छात्र खुद उसका चरण स्पर्श करेगा। अपने आचरण से आप ऐसा बनिए ना, तो वो आचरण पे आत्मविश्वास नहीं रह गया है। एक जबरदस्ती किसी से मनवाना खुद को, और अपने प्रिविलेज का लाभ लेना, उसको सताना, ये सब है। और भी चीजें सुनते रहते हैं, दुखद है। आइए थोड़ी बातें आपके पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई, अपने बचपन को बताइए, कैसा था बचपन? बचपन जटिल था, अभावग्रस्त था। मतलब याद मैं उसको नहीं करता हूँ, अच्छे सेंस में नहीं है। हमारा जो शहर था वो कानपुर, वहाँ पे मतलब बचपन बहुत आवारा गर्द था, व्यवस्थित नहीं रहा बचपन, तो यही है। पिता माता को कैसे याद करते हैं? पिता की कोई स्मृति नहीं है, 3 साल का था मैं जब गुजर गए। माँ भी बहुत आरंभ में गुजर गई। तो ठीक है, माँ बाप जन्म देते हैं, सम्मान है उनका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी पत्नी है, शादी आपने की? हाँ, पत्नी है, प्रेम विवाह है हमारा। क्या नाम है उनका? उनका नाम विजय लक्ष्मी पांडे है, विजया वैसे नाम है उनका पुकारने का। तो आपकी जो साहित्यिक जर्नी है, जो साहित्यिक जो कर्म है, उसमें उनका सहयोग? हाँ बिल्कुल, मेरी हर चीज़ की पहली पाठक हैं वो। और हमारा संबंध जुड़ने का आधार भी साहित्य है। वो हिंदी स्कॉलर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में रही हैं, PhD किया उन्होंने। किताबें और साहित्य, इस वजह से ही हमारा, खुद वो नहीं लिखती हैं लेकिन साहित्य को बहुत अच्छे से समझती हैं। मृत्यु को कैसे देखते हैं आप? मृत्यु भी मुझे तो एक आरंभ लगती है, शुरुआत है वो, अंत तो नहीं लगती। मुझे लगता नहीं कि रचयिता कुछ किसी चीज़ का समापन रचेगा, मुझे नहीं लगता वो। तो इसीलिए जीवन का भी समापन नहीं है मृत्यु, एक नवजीवन ही है मृत्यु, मुझे तो ऐसा लगता है। कालजयी होना, अमर होना, लोकप्रिय होना, ये चीज़ें आपको कैसे प्रभावित करती हैं? कालजयिता वाला भाव कि मैं कुछ ऐसा रचूं कि सदियां मुझे याद करें, मैं अमर हो जाऊं, या अमर होऊं या न हो, लोकप्रिय रहूं, खूब सब जगह मैं दिखूं। दिखना नहीं, मुझे जो कुछ भी मिलता है, आपको बताऊं, जो कुछ भी मुझे मिलता है वो मुझे काम करते हुए ही मिल जाता है। वाह, बहुत सुंदर। काम करने के बाद जो मिलता है सब इंसेंटिव है, ना मुझे उसकी परवाह है, ना उसकी चाह है, और ना वो मेरे ध्यान का केंद्र है। और अगर काम करते हुए ही कुछ नहीं मिला तो फिर उस काम का कोई अर्थ भी नहीं है। फिर उससे आपको कुछ भी मिल जाए, अंदर से खोखले हैं आप, तो आपको जो भी अचीवमेंट मिलेगा, इसको मिल गया, जैसे आप इसको सब क्लोज करेंगे अपना सेटअप, इसके बाद जो मिले वो इंसेंटिव है। इसको 1 लाख लोग देख लें, 100 लोग देख लें, वो आपका सरोकार नहीं है, आपको मजा इसको करने में आया है, मुझे भी। अब इसके बाद जो होगा इसका वो होगा, वो हमारे हाथ पे नहीं है ना, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अगर ठीक से ना हो पाए, या जब आप इसके संपादन के क्रम में होंगे, तब इसमें जो प्लेजर आएगा, ये चीज़ काट दूं, ये चीज़ रखूं, इसको इतना सुंदर बना दूं, अच्छा थंबनेल लगा दूं,
किस तरीके से प्रस्तुत कर दूं, वही सुख है। तो प्रयत्न ही सुख है, फल नहीं। प्रयत्न और उसकी प्रोसेस, प्रक्रिया उसमें ही सुख है। किसी भी चीज़ की, जैसे आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो वो खत्म हो गया, अचीवमेंट तक था सुख। इसके बाद अब लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, कैसे उसका समाज में उसकी मूल्यवत्ता निर्धारित होगी, वो सब आपके हाथ में भी। कुछ लोग उसको ले लेते हैं, प्रयास करते हैं उसके लिए, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो 15 से 35 साल के जो युवा हैं, जो साहित्य की दुनिया में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, कवि हैं, कवि होना चाहते हैं, कहानीकार हैं या कहानीकार बनना चाहते हैं, उनको आप, हालांकि अभी आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने कहा आप 40 वर्षों के हैं, आप 40 का हो जाऊंगा जनवरी में, 5 जनवरी को। तो आपको तो अच्छी शोहरत मिल चुकी है, आपका नाम हो गया है। तो आप बताएं, जो बच्चे इस दिशा में आना चाहते हैं, जो साथी बच्चे तो नहीं, साथी जो आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो वैसे ही सवाल है, मतलब आप कह रहे हैं मुझे कुछ मिल गया है, मतलब मैं खुद ही खोज रहा हूँ कि मुझे कोई एडवाइस दे। क्या करूँ, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ आपको। अगर लिखने पढ़ने की दुनिया में आ सकते हैं तो देखें उनसे पहले क्या हुआ है, लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है। और मैं बताऊँ, किसी भी परिस्थिति में, आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी क्लास से आते हो, किसी भी स्थानीयता से आते हो, कैसी भी आर्थिक स्थिति से आते हो, किसी भी शहर से आते हो, अगर आप काम करना चाहेंगे तो आपको आपके पहले ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने उस स्थिति में काम किया होगा। मतलब आदर्शों और प्रेरणा स्रोतों की बहुत सुंदर कोई कमी नहीं है। आप अपने को अकेला नहीं पाएंगे इस परंपरा में, इस ट्रेडिशन में। आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, आपसे ज़्यादा संकट झेलने वाले मिल जाएंगे। आपको लगेगा अरे जब उन्होंने ऐसा काम किया था तो मैं तो कर ही सकता हूँ। तो हमेशा देखिए आपसे पहले क्या हुआ है, आपके साथ क्या हो रहा है, ये देखिए। देखना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे विष्णु खरे ने बताया था बहुत सुंदर, जब मैं 19 साल का था, कि देखो, देखना बहुत ज़रूरी है। आसपास देखो, चीज़ों में देखो क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, वो देखो। तो देखना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। वहीं से आपको अपनी स्थिति में काम करने की वजह मिलेगी। कोई बहुत संपन्न है तो कोई उसको कह दे कि तुम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जो बहुत धनाढ़ लोग हैं वो तो बन ही नहीं सकते। तो आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, टॉलस्टॉय जैसे, जो जमींदार थे, सामंत थे, कितना महान काम किया उन्होंने। बिल्कुल। तो गरीब हैं तो मिल जाएंगे, अपराधी हैं, जियाजेने जैसे लोग मिल जाएंगे, लंपट हैं वो भी उदाहरण मिल जाएंगे, अच्छा काम किया है, दलित हैं तो मिल जाएंगे, तुलसीराम जैसे लोग मिल जाएंगे, महान आत्मकथा लिखी उन्होंने, ओम प्रकाश वाल्मीकि नज़र आ जाएंगे, आदिवासी हैं, अपने साथी मिल जाएंगे, अनुज लूगुन हैं, जसिंता हैं, हर परिस्थिति के, मुसलमान हैं तो मिल जाएंगे, अदनान हैं, असद जैदी हैं, उस्मान हैं, ये सब हर वर्ग में आपको हताशा नहीं मिलेगी। बिल्कुल इस स्थिति में कि आप कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। बहाने बनाने भी नहीं चाहिए अगर इस क्षेत्र में आप आ गए हैं तो ये मेरा कहना है, देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, आपके समय में क्या हो रहा है, आपसे पहले क्या हुआ, और इसके बाद देखिए कि आपसे क्या हो सकता है। किसी बात का अफसोस, कभी एकांत में बैठते हैं तो बहुत अर्जुन शर्मा टाइप सवाल हो गया। अफसोस नहीं, कोई किसी चीज का नहीं है, ठीक है, मैं नहीं, अफसोस नहीं रखता। कोई सपना जो अभी होना है, पूरा होना है, नहीं, कोई सपना अपना नहीं देखते, यथार्थ में रहते हैं। सपने अपने नहीं है, सपना वो इमेजरी है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही सपने आते हैं। तो वो मैं सोचता हूँ अच्छा काम करूँ, यही है, कुछ महाकाव्यात्मक करूँ। सपना तो यही है कि हिंदी समाज ऐसा बन जाए जो अपने नायकों को पहचाने, तो ये सपना है इसी तरह का। मतलब मेरा अपना निजी कोई सपना नहीं है कि कोई मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए। ऐसा साहित्य अकादमी आपको मिले, आपको ज्ञानपीठ मिले। साहित्य अकेडमी वालों को हम पसंद ही नहीं करते हैं, तो उसमें मिल भी जाए तो क्या होगा। नहीं, साहित्य अकेडमी क्या है, वो सारी चीजें तो बदलती रहती है ना। हाँ, नहीं तो वो ऐसी कोई, मैंने बताया ना, जो कुछ मिलता है मुझे डेस्क पर ही मिल जाता है, काम करते हुए मिल जाता है, उसको सोचने की प्रक्रिया मिल जाता है, बाहर नहीं। और अभी तो अफसोस करने की उम्र नहीं है, काम करने की है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि सपने देखने की उम्र है, लेकिन वो भी मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ। काम करते रहते हैं काम। यही लगता है कि स्वस्थ रहें और काम करते रहें, बहुत सुंदर, यही जरूरी लगता है। तो दोस्तों, आपने सुना अविनाश मिश्र को। अविनाश मिश्र कवि हैं, उपन्यासकार हैं, लेखक हैं। हिंदवी और सदा नीरा, ये दो जो वेबसाइट्स हैं, इसके आप संपादक हैं। और
आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। आपने देखा कि बातचीत जो है वो कितनी स्पष्ट रही और वैचारिक भीतर के जो घमासान है, हमने शुरू किया था सुनसान और घमासान से, तो एक सुनसानपन भी है इन बातों में और एक घमासान भी है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा बस इतना ही कि अविनाश जी आप आए, अपनी यात्रा को आपने ब्रेक किया और मेरे कल शाम के आग्रह को आपने इज्जत दी, आदर दिया और आप आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नहीं, बहुत आभार आपका भी, और मिलना भी था आपसे। ये प्रसंग तो जी आपसे मिलने का भी बना, और बातचीत तो हमेशा ही अच्छी लगती है। आपने जोड़ा, आपका भी आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।